ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सिर्फ ये 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और बाकी जितने भी हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो इन्हीं फोर्सेस की कॉम्बिनेशन या इन्हीं फोर्सेस का ही नाम बेसिकली है। अच्छा, बाय द वे, इनमें से ये 2 फोर्सेस तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही रह के खत्म हो जाते हैं। मींस दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बहुत ही कम रेंज होती है, इसलिए बहुत हमें अपनी नेकेड आई से इन फोर्सेस का इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होता। हमें दुनिया में जितनी भी फोर्सेस का इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है, वो फ्रिक्शन है, वो टेंशन है, वो अप्लाइड फोर्स है, वो सब बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका हो सकती है, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या किसी एक का भी हो सकती है। ठीक है जी, बेसिक हमारी नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्स, और उसमें से हम एक फंडामेंटल फोर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मास के पास होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज के पास होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बेसिकली जिसके पास मास हो, एक्चुअली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके पास होती है? चार्ज के पास होती है। ठीक है, चार्ज स्टेशनरी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और जब चलने शुरू कर देता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस उसके पास आ जाती है। ठीक है, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस दफा A2 के अंदर, और इलेक्ट्रिकल फोर्स हम इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इसको और डिटेल के अंदर अब A2 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मास। कोई भी मास होगा, मास है तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मास, मास की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारी अर्थ है, लेट्स से, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और हम क्या कहते हैं कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होता है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, और इस मास के ऊपर अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जी ग्रेविटी से इसको खींचती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं, वी कॉल इट वेट। इस फोर्स को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? वेट। यानी वेट एक्चुअली में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम ही वेट है। ठीक है, gravitational force. What is weight? Weight is actually gravitational force. Okay. अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट है, उस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वेट का फोर्स लगाती है mg, क्या लाइट के ऊपर अर्थ ग्रेविटी का फोर्स लगा सकती है? जी सर, लाइट के ऊपर ग्रेविटी लगा का फोर्स लगाती है। सर। जी सर, लगाती, तभी सर वो ट्रैवल कर रही होती है ना। एनीवेज, आपकी आवाज पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट लगता है? पता नहीं। साउंड के ऊपर कितना लगता है? जी, एनीवन एल्स? और कोई बच्चा बताए मुझे, लाइट के ऊपर, साउंड के ऊपर, माइक्रोवेव्स के ऊपर ग्रेविटी कितना काम करती है? मुझे नहीं लगता कि ग्रेविटी लाइट पे काम करती है। मेरा ख्याल है आपको सही लगता है काफी हद तक। मास बेटा, ग्रेविटी किसी भी ऐसी चीज पे काम करती है जिसके पास मास हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास नहीं होता। लाइट जो है वो छोटे पार्टिकल्स, फोटॉन्स की बनी होती है, और फोटॉन्स के पास मास नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी जो है फोटॉन्स पे, लाइट के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें करना है तो कर लीजिए। बेटा, ग्रेविटी, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी तो होती है, ब्लैक होल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लाइट को सक करता है अपनी तरफ। नॉट, देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ा है ना वो लेवल्स। एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसको कैरी करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कर रहा होता।
थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, इसको कॉन्सेप्ट को। ब्लैक होल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, यानी उसमें चार्जेस का इफेक्ट भी होता है, इसलिए लाइट वहां से नहीं निकलती। ठीक है अली? अच्छा, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स काम करती है। अर्थ के ऊपर इस ग्रेविटेशन फोर्स का हमने नाम वेट रखा हुआ है और उसकी डेफिनेशन हम ये बनाते हैं, इट इज अ फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। ठीक है। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर अर्थ ने इसको वेट से खींचा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट ने अर्थ को भी अपनी तरफ खींचा होगा, बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन का क्या होता है, एक्शन का लाजमी क्या होता है, रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए न्यूटन ने अपना एक लॉ बनाया जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कहीं भी इस दुनिया में दो पॉइंट मासेस, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पॉइंट मास। पॉइंट मास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना कोई साइज ना हो या उसके साइज की वजह से उसकी मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। The object whose motion is not affected by its own size is considered as a point mass। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं और क्लियर करूंगा, अभी समझाता हूँ ये इसका मतलब क्या है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साइज की वजह से उसके मोशन पे इफेक्ट ना आए उसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, एक है m1 और एक m2, ये इस यूनिवर्स में। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बल्कि इसको मुझे कहना चाहिए यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये कहीं भी यूनिवर्स में, अर्थ पे नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकते हैं दोनों मासेस। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरी यूनिवर्स के लिए अप्लाई होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि ये दो पॉइंट मासेस हैं, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है कि ये दोनों मासेस एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनके दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, जो फोर्स ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन की अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल ही होता है, न्यूटन ने कहा कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। यानी जितने ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते जाएंगे उतना ज्यादा ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, बाय द वे दोनों मासेस के प्रोडक्ट से, ऐसा नहीं है कि अगर एक मास छोटा है और एक मास बड़ा है तो हम ये कहेंगे कि बड़ा वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा और छोटा वाला कम फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और उसी की वजह से हमने ये भी कहा कि ये जो फोर्स है ये दोनों के मासेस के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर ये 2 होगा और ये 4 होगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन अगर ये मैं 14 कर दूंगा तो तब भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं आप निकालेंगे इसका। ठीक है, वो बड़ा हो जाए मास, इट डजंट मैटर, लेकिन जो टोटल फोर्स है ये छोटा वाला भी इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 28 न्यूटन्स का, वो भी इस पे क्या करेगा, 28 न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट। यानी मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, छोटा ऑब्जेक्ट कम फोर्स नहीं लगाएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो ये जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये फोर्स इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों मासेस के दरमियान में यकीनन कुछ ना कुछ क्या होती है, सेपरेशन भी होती है। सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को हमने सेपरेशन को किससे कंसीडर कर लिया, आर। ये फोर्स न्यूटन ने कहा कि इनकी सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों की सेपरेशन के स्क्वायर के इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट कुछ क्लियर हो रहा है आप लोग? यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि यूनिवर्स में दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी जितनी ज्यादा सेपरेशन है उसका स्क्वायर हम कर दें तो ये वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? सर ये सेपरेशन वाला पॉइंट एक बार फिर से बताइएगा। बेटा सेपरेशन जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ती जाएगी इसका मतलब है फोर्स उतना ज्यादा वीक होता जाएगा, सेपरेशन जितनी कम होती जाएगी फोर्स उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। और जैसे सर सेपरेशन के लिए जैसे मैग्नेट में होता है। हाँ, मैग्नेट्स को हम जितना ज्यादा दूर लेके जाते हैं मैग्नेट्स का फोर्स उतना कम होता है, करीब लाते हैं उतना फोर्स ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअली सेपरेशन का नहीं, सेपरेशन स्क्वायर के होता है, ये मैं एएस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब वेव्स का चैप्टर पढ़ाया था और इंटेंसिटी ऑफ वेव पढ़ाया था तो मैंने बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ाया था आप लोगों को कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज या इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। किसी को याद है ये चीज जो मैंने पढ़ाई थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ? हसन, रमशा, फरवा? सर कौन सा वाला? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी चीज को डिस्टेंस को डबल करेंगे तो वो चीज हाफ नहीं होती बल्कि 4 गुना कम हो जाती है, क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ होता है? स्क्वायर लगा हुआ होता है। जी सर याद है। ठीक है, तो एनीवेज ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों की सेपरेशन स्क्वायर की। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन आती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। When Newton removed this proportionality sign, he placed a constant which is a g, gravitational constant. This is not small g, this is capital G, m1 m2 upon r square. Now g क्या है? G is universal gravitational constant। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है which is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से इस वैल्यू को हम लिखते हैं, ये डेटा बुकलेट में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये कॉपी कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखवाता हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है आपसे। ठीक है, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी कॉपी हो गया ये? सर ये न्यूटन मीटर के बाद क्या लिखना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सर ये सेपरेशन का ये जो वो क्या कहते हैं, ये जो सेपरेशन का तो सर वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेपरेशन का जो यूनिट है सर ये आर है या फिर कुछ और बना हुआ है? सेपरेशन के सिंबल आर है, यूनिट नहीं सिंबल। सॉरी सिंबल। जी लिखिएगा डेफिनेशन।
force of attraction, Newton's law of gravitation की, the force of attraction between 2 point masses, the force of attraction between 2 point masses is directly proportional to the product of their masses, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them, and inversely proportional to the square of the separation between them. सर पॉइंट मास के बाद फिर से बताइएगा. The force of attraction between 2 point masses, सर शुरू से बता दें. मैं रिपीट कर रहा हूँ. The force of attraction between 2 point masses, the force of attraction between 2 point masses is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the separation between them, and inversely proportional to the square of the separation between them, square of the separation between them in this universe, not in this world, but in whole universe. Okay, in this universe. सर बिटवीन के बाद क्या है? Inversely proportional to the square of the separation between them, inversely proportional to the square of the separation between them in this universe. G, this is Newton's law of gravitation. This is a very important law. बहुत ही अच्छा पेपर में पूछा भी जाता है. It comes for 2 marks. ठीक है, तो 2 marks के लिए प्रॉपरली इस लॉ को लिखिएगा ताकि आपको प्रॉपरली इसके मार्क्स प्रॉपर. ठीक है, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से हमारे पास दिस इज आवर अर्थ. ओके, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5 किलोग्राम्स का. हमें पता है कि अर्थ इस पे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है कितना, 9.81 न्यूटन्स पर किलोग्राम का. ठीक है, दिस इज एक्चुअली ग्रेविटी. ये बताइए अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपनी तरफ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए ऑब्जेक्ट पे कितना होगा. सर 49.05 आ रहा है. बिल्कुल सही. हम वेट निकालेंगे, वही ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे. ठीक है, एंड दैट इज 49.05. दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 यानी ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं F बना के G बना दूंगा विच स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज 49.05. ठीक है जी. मास साहब, नेहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ने सही बताया. अच्छा जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये बताइए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय द ऑब्जेक्ट. सर सेम रहेगी. जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दैट विल बी सेम. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. दैट इज सेम एंड दैट विल बी 49.05 न्यूटन्स. ठीक है, क्योंकि एक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट उस अर्थ के ऊपर लाजमी क्या करेगा, हमारी रिएक्शन करेगा. ठीक है, यानी वेट और ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअल में दोनों एक ही चीज है. किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे कर लीजिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड.
is एक said मिनट that लिखने देते हैं। weight is gravitational force। मैं पीछे वापस लगा देता हूँ। इस क्लास में सिनान मौजूद है इस वक्त? ख्वाजा सिनान? अच्छा, सिनान साहब आप भी क्वेश्चंस का आंसर किया करें थोड़ा, ठीक है, ताकि आपकी पार्टिसिपेंट्स भी पता चले क्लास में। जी बच्चों, यहाँ तक कॉपी हो गया ये? सर कर लें आगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने ये कहा, हमने ये कंसिडर किया कि वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही है। चलें, ये कंसिडर करें हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। ऑब्वियसली न्यूटन्स का लॉ, ग्रेविटेशन का लॉ पूरी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम ज्यादा अच्छी एग्जांपल अर्थ की दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ होते हैं? हम अर्थ के अंदर होते हैं या अर्थ की सरफेस के ऊपर होते हैं? सर सरफेस के ऊपर होंगे ना। हम सरफेस के ऊपर होते हैं, इसका मतलब है हम यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल सही माज रियाज, हम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अबान, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, हम वेट की क्या डेफिनेशन पढ़ते थे? वेट की क्या डेफिनेशन होती है, किसी को एग्जैक्ट याद है? वेट इज इक्वल्स टू mg। वेट इज इक्वल्स टू mg। और अच्छा, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी? टुवर्ड्स सरफेस। टुवर्ड्स सरफेस? Towards सॉरी the center of the earth. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट की भी डेफिनेशन सही बोली है यार। मुझे कोई बताएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों होती है हमेशा? हम इसको डाउनवर्ड्स क्यों नहीं कहते? हम इसको टुवर्ड्स द सेंटर क्यों कहते हैं? इसका कोई रीजन देगा मुझे? Why the gravity is always towards the center of the earth? क्योंकि सर वो वहीं से एक्ट हो रही होती है। क्योंकि सर वो वहीं से एक्ट हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। सर क्योंकि अर्थ घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी ना। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स लेकिन इक्वेटर वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती है, पोल्स वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं होती। जी, एवरी पॉइंट से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये भी सही है ज़ैनब, दिस इज अ गुड आर्गुमेंट, अच्छा है ये। लेकिन बड़ा सिंपल सा आंसर ये बताओ, ये आदमी जो खड़ा हुआ है इस सरफेस पे, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन का फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। अब मुझे बताओ, अगर एक आदमी यहाँ रहता है तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड्स लग रहा होगा या राइट साइड के ऊपर लग रहा होगा? राइट साइड पे लगेगा। राइट साइड पे लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ पे? सेंटर पे। अगर एक आदमी यहाँ पे रहता है, अब बताओ उसको फोर्स किधर लगेगा? तब भी सर सेंटर पे लगेगा। वही, लेकिन लग किधर रहा है? देखने में हमें अपवर्ड लग रहा है जी। यहाँ पे एक आदमी रहता है तो उस पे किस साइड पे लग रहा होगा? लेफ्ट साइड पे। हम क्यों कहते हैं व्हाई द ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर? हम ये क्यों नहीं कहते व्हाई द ग्रेविटी इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड? क्योंकि बंदा तो सर हर तरफ होता है ना। तो तरफ से लग रहा होता है। जो हम बेसिकली होते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि ये साउथ पोल है हमारा, तो साउथ पोल के ऊपर भी जो ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है। एवरी ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, यही वजह है कि हमने डाउनवर्ड्स की डेफिनेशन ही ये बनाई हुई है, एनीथिंग व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गोइंग डाउनवर्ड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही टेक्निकल सा पॉइंट है। एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज गोइंग डाउनवर्ड। कोई भी चीज जो सेंटर की तरफ जा रही होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो अब की क्या डेफिनेशन होगी अपवर्ड? जी, anything which is going towards the center of the earth is going downwards. What about the definition of upward?
वेरी गुड रियाज। एनीथिंग विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज गोइंग अपवर्ड। बस हाँ बिल्कुल सही। तो ये डेफिनेशन अब क्लियर हुई। डाउनवर्ड कोई भी ऐसी चीज जो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है हम उसको डाउनवर्ड मानते हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। और कोई भी चीज जो अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही होती है हम उसको अपवर्ड मानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? अच्छा, तो लेट्स से ये अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। अर्थ हम पे ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अच्छा जी, मेरा मास कितना है m, और अर्थ का मास मैं कंसिडर कर रहा हूँ कैपिटल M। दिस इज मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा जी, अर्थ का जो रेडियस होता है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। अच्छा जी, ये बताइए अगर मैं सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरा अर्थ के सेंटर से कितना सेपरेशन है जी? व्हाट इज माय सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? इक्वल टू रेडियस, बिल्कुल सही, हमारे रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस वक्त इस सिचुएशन में अर्थ को अपने आप को लेके अब इस पे ग्रेविटेशन का लॉ लगाऊं, तो इस पे जो ग्रेविटेशन का लॉ लगेगा दैट इज Fg इज इक्वल्स टू G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। m, व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m, व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन सेपरेशन कितनी है r स्क्वायर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इस वक्त इस सिचुएशन में अगर मैं ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा ग्रेविटेशनल का, तो दैट इज Gmm अपॉन r स्क्वायर। और ये बताइए अगर मैं इस वक्त वेट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो कितना होगा? W इज इक्वल्स टू mg। अब ये m स्मॉल m होगा या कैपिटल M होगा? सर ये दोनों होंगे ना? ये स्मॉल m होगा, ये स्मॉल m होगा, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों m के होंगे वेट में, सॉरी। है? जब वेट निकालते हो क्या अर्थ के मास से मल्टीप्लाई करते हो ग्रेविटी को या अपने मास से मल्टीप्लाई करते हो ग्रेविटी को? अच्छा, हमने कहा कि वेट और ग्रेविटेशन फोर्स एक है, यानी हम यहाँ एक छोटी सी डेरिवेशन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वेट बराबर है ग्रेविटेशन फोर्स के, mg इज इक्वल्स टू Gmm अपॉन r स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन हो सकती है यहाँ पे? m से m कटेगा ये वाला, यानी हमारे पास जो g की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल्स टू Gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और बाय द वे g की वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, अर्थ की सरफेस पे कितनी होती है? 9.81 न्यूटन्स पर किलोग्राम होती है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स होता है। g की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। तो ये चीजें आपको पता है। क्या आप मुझे मास ऑफ अर्थ बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से मास ऑफ अर्थ कितना होता है? सर फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। निकालें जरा, पेपर में आता है निकालने। सर ये 6.4 है 64 है? 6.4। सर 6.02 into 10 to the power 24 आ रहा है। बिल्कुल सही, सही आ रहा है।
6.02 into 10 to the power, हाँ बिल्कुल सही है, 6.02 into 10 to the power 23। आगे कर दो पेज है भाई। तो सर बोलो। सर ये तो हमेशा सेम मास आएगा अर्थ का। बिल्कुल सही, अर्थ का निकालना ना, अर्थ पे रहने वाले लोगों का तो नहीं निकालना ना भाई। जी सर, अर्थ का तो सेम ही आएगा क्योंकि हमेशा रीडिंग्स तो ये सारी सेम होंगी। लेकिन एक्चुअली में अर्थ आहिस्ता आहिस्ता अपने किनारों से कम होती जा रही है। कुरान शरीफ अगर किसी ने पढ़ा है तो कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह रहमान, उसके अंदर हम बताया गया है कि हम दुनिया को या अर्थ को उसके किनारों से घटाते हुए चले जा रहे हैं, उसका रेडियस कम होता है जा रहा है उसका, ठीक है, श्रिंक होके, बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से उसका मास चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ प्रूवन भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल प्रूवन है ये बात, ठीक है। तो दिस इज मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये हमारे पास 6.0 into 10 to the power 24 किलोग्राम है। इसमें किसी को भी क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इसको कॉपी कर लीजिए जरा। जी हो गया भी कॉपी? यस सर। अच्छा जी, तो हम लोगों ने आज मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया है, ठीक है, और आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने कोशिश करना है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी of Earth without mass of the Earth। आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन बनानी है जिससे आप डेंसिटी ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, लेकिन उसमें मास ऑफ द अर्थ इंक्लूडेड ना हो, मास के बगैर करनी है। मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन उसके बावजूद एक एक्सप्रेशन ऐसा बन सकता है जिसमें मास के थ्रू आप विदाउट आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आप करते हुए एक चीज याद रखिएगा, अर्थ इज अ स्फीयर, अर्थ स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। तो ये आप